पूर्णमासी का पिछला एपिसोड काफी सारे प्रसंगों से भरा हुआ था, जिसमें प्रमुखता से पहले ही प्रसंग में किस प्रकार वे पुरुष मानसिकता को सामने रखते हैं, फिर चाहे वे पुरुष किसी भी समाज से क्यों ना आते हों, उनकी मानसिकता का पता चलता है प्रसंग के संदर्भों से। और उसके साथ ही वे जिक्र करते हैं कि किस प्रकार अशिक्षा के कारण अंधविश्वास और टोने टोटकों का बोलबाला हुआ करता था महामारी के दौरान। और ये सब बातें हमें सभी दलित कथाओं में जो आज अब तक हमने पढ़ी हैं, एक जैसा ही देखने, पढ़ने, सुनने को मिला है। और अंत में वे जिक्र करते हैं जो पूजा पाठ का, कि किस प्रकार उनकी नानी वो पूजा पाठ पूरा किया करती थी और उसके बाद किस प्रकार सो कॉल्ड पालकी टाइप से निकाली जाती थी और जगह जगह जाकर जोगवा मांगा जाता था। तो अब हम यहां से आगे पढ़ेंगे। आभासी दुनिया के मेरे दोस्तों, शालिनी बोल रही हूं। जय भीम, फूल जौहार। हया बहुत काला व्यक्ति था। वह गांव की शोभा पर मरता था। शोभी, सवर्ण की लड़की, गोरी। सारा गांव हमें दलित के रूप में जानता था। संता माई सड़कों पर झाड़ू लगाती, जोगवा मांगती, औरतों की मालिश करती, जचकी करती, तो दादा गांव में दिया बत्ती करते, हमाली करते, पेपर बांटते, स्कूल के बच्चों के टिफिन बस में रखते, शराब पीकर कहीं भी पड़े रहते। सब उन्हें जानते थे। इलैया हया को देखकर शरारत करता, देख हरी का रंग, राधा हो गई दंग। हया चिढ़ता। एक बार गांव में किसी का बछड़ा मर गया। हया उसे उठाने गया। उस वर्ष हया के परिवार को पड़ का हक मिला था। हया कंधे पर बछड़ा लेकर निकलता। रास्ते में शोभी गुजर रही थी। उसे देखकर हया बहुत शर्मा गया। शोभी ने नाक पर रुमाल रख लिया। हया चिढ़ गया अपने आप पर। कंधे पर लटके बछड़े को रास्ते में ही फेंककर उन्नत मस्तक से निकल जाने की उसकी इच्छा हुई। उसे लगा यह भी कोई जिंदगी है। मृत जानवरों को उठाओ, उन्हें काटो, खाओ। छी! हया को पहली बार अपने अस्तित्व का एहसास हुआ। ऐसे गंदे कामों के प्रति पहली बार उसे तिरस्कार महसूस हुआ। मुझे डफली के लिए चमड़े की जरूरत थी। मृत पशु का चमड़ा उधेड़ते समय हया बिना वजह चिढ़ रहा था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वे आंसू उसकी अपनी स्थिति को उजागर कर रहे थे। हया चमड़ा लेकर निकल गया। हम मृत जानवर के मांस के टुकड़े इकट्ठे कर रहे थे। कुत्तों की भीड़ बढ़ रही थी। गंगा मां को कलेजा निकाल कर दिया गया। उसी समय काशीबाई बर्तन ले आई। कहने लगी, शरणू, जीभ निकाल कर दे दे। तेरे नाना की तबीयत ठीक नहीं है। बीमार आदमी के लिए जीभ का हिस्सा जरूरी होता है। मैं चौपाल पर बैठ गया। हया को वहां चमड़ा रखा था सुखाने के लिए, जैसे गीला कंबल बिछाया गया हो। गिद्ध और चीलें चमड़े पर चोंच न मारे, इसलिए ऊपर मिट्टी फैलाई गई थी। उसे कुत्ते ना उठा ले जाएं, इसलिए हया पास ही बैठकर निगरानी कर रहा था। तो ये भी सारा जिक्र जो है पहले की आत्मकथाओं में जो हमने पढ़ी है, जूठन हो चाहे मुर्दैया हो, उसमें इसी प्रकार का जिक्र है। शोभी अपने खेत को निकली थी। उसका रास्ता इसी बस्ती के चौपाल से जाता था। जैसे ही मैंने हया को इशारा किया कि हया चमड़ा उधेड़ते हुए पशु की तरह दिख रहा था, हया हंसा भी नहीं। बाद में कई दिनों तक जब भी शोभी इस रास्ते से गुजरती, हया गर्दन नीचे झुकाए बैठा रहता, क्योंकि शायद वह अपनी स्थिति पे, सामाजिक स्थिति पर शर्मिंदा था। शोभी के विवाह के समय मड़वे के नीचे झाड़ू लगाते हुए मैंने हया को देखा था। शोभी की शादी में बारात के साथ साथ सिर पर गैस बत्ती लेकर जाते हुए मैंने हया को देखा है। शोभी पति के साथ जब ससुराल गई, तब मैंने हया को गर्भवती कुत्ती की तरह स्टैंड पर जगह ढूंढते हुए देखा है। मधुमक्खियों के छत्ते को अगर कोई पत्थर मार दे या छत्ता नष्ट कर दे तो मधुमक्खियां जैसे भिनभिनाने लगती हैं और किसी अन्य पेड़ की तलाश में निकल जाती हैं, वैसे ही मैंने हया को उस दिन घर की ओर जाते हुए देखा था। पहली बार ससुराल जाने वाली नाजुक लड़कियों को इस स्टैंड पर मैंने देखा है। गर्भवती होकर मायके लौटते हुए उन्हीं स्टैंड पर मैंने देखा है। तो बहुत मार्मिक चित्रण कर रहे हैं स्त्री की पूरे जीवन का, कि जब वो विदा होकर जाती हैं अपने पिता के घर से, तो बहुत कम सी नाजुक सी होती हैं, लेकिन पति के घर जाकर गृहस्थी की चक्की में पिसकर उनका रंग रूप किस प्रकार बेडोल हो जाता है। बेशक वे जीवन को जन्म देती हैं, एक नए जीवन को जन्म देती हैं, उसे सींचती हैं, पालती पोसती हैं, लेकिन
उनका आकर्षण कम हो जाता है। अपने लिए जीवन जीना क्या होता है ये वे नहीं जानती। शेवंता इसी स्टैंड पर आई थी। शेवंता सबसे गले लगकर रो रही थी। यों हम दोनों भी चाह रहे थे कि बाहों में बाहें डालकर खूब रो ले। सोच रहा था कि शेवंता का पति मर जाए और मैं उसे अपनी पत्नी बना लूं। तो यहां पर किस प्रकार की विकृत मानसिकता का भी पता चलता है पुरुषों की। ये शरण कुमार लिम्बाले जी सिर्फ अपने बारे में नहीं कह रहे हैं, ये उन सभी पुरुषों के ऊपर लागू किया जा सकता है जो इस स्थिति से गुजरते होंगे। शेवंता पालागन कर रही थी। यूं मैं रोज बस की प्रतीक्षा करता रहता था, पर उस दिन पहली बार सोच रहा था कि बस ना आए, शेवंता यहीं रुके। पर बस आई। शेवंता गई। परछाइयां सूर्य की विपरीत दिशा में झुकी थी। शेवंता कहती, तेरे नाम के कारण बदनाम हो गई हूं। अब या तो तुम्हारे घर में घुसकर नाम कमाऊंगी या कुएं में गिरकर। तो लड़कियों के किए गए वादे किस प्रकार समय के साथ उड़ जाते हैं, हवा हो जाते हैं, उसका ये बहुत बढ़िया यहां पर उदाहरण प्रस्तुत किया है कि उनकी अपनी जिंदगी पर उनका कोई जोर नहीं होता। शेवंता निर्जीव बस की तरह चली गई। मैं बस स्टैंड के पास यूं ही खड़ा रहा। जिंदगी के उस रास्ते पर जिंदगी ही हमाल की तरह लगती, मतलब बोझ बनकर रह गई। अब रोज का दिन रिक्त बस की तरह कोंचता। किसी के लिए जीना, यह भाव ही जिंदगी को जीवंतता प्रदान करता है। उस दिन काका के घर जाना था। काका के पिता बीमार थे। मसामा ने सवेरे ही नहा लिया, नागी के बाल ठीक ठाक कर दिए, मुझे भी सजाया गया। काका के घर जाना है, इस कल्पना से ही हम सब खुश हो गए। काका के माँ बाप तथा पत्नी देखने के लिए हम उत्सुक थे। काका के घर हम अतिथि बनकर जाएंगे, इसलिए बहुत हर्ष हो रहा था। मसामा तो जैसे ससुराल जा रही थी सज धज कर। एक चारपाई पर काका के पिता सिद्धरामप्पा सोए हुए थे। उन्हें कौन सी बीमारी थी पता नहीं। मसामा ने सिद्धरप्पा के पैर छुए बहू की तरह। बूढ़ा खांस रहा था, कुछ बोल नहीं रहा था। मैं, माँ, नागी चारपाई से दूर थे। घर में तारा माँ बीड़ी पीती बैठी थी। कल्लू अण्णा खाना खा रहे थे। बड़ी माँ काशीबाई हम सबको घूर घूर कर देख रही थी। काका घर में कहीं छिपे बैठे थे। काका की कोठी पर हमारी झोपड़ी, काका की कोठी और हमारी झोपड़ी, माफ कीजिएगा, कोई तुलना। इतनी बड़ी कोठी में रहने वाले काका हमारी झोपड़ी में क्यों आते होंगे? मसामा, नागी तथा हम सबको बेहतरीन कपड़े पहनने के लिए मिल जाएं तो सचमुच माँ इस बड़ी माँ से अधिक खानदानी दिखेंगी। तो बहुत अच्छी तुलना कर रहे हैं कि इतने बढ़िया घर में रह रहे हैं, इतने बढ़िया वस्त्र इनकी पत्नी और बच्चों ने पहने हुए हैं, इतनी सुख सुविधाओं को छोड़कर क्यों एक दलित स्त्री के परित्यक्ता के पास आकर वे पड़े रहते थे? ये शायद दलित स्त्रियों के सुघड़ देह काया का आकर्षण होता होगा, काम काज करके जो सुघड़ बनी रहती हैं। मुझे तो इसके पीछे सबसे बड़ी वजह यही नजर आ रही है। और दूसरा शायद उनका बिंदासपन। परित्यक्ता है, उनके पास कोई चॉइस नहीं है अपने आप को, अपने शरीर को आगे कर देने के सिवा। क्या कभी हम लोग ठीक ठाक पहन और खा सकेंगे? क्या कभी पेट भर मीठी चीजें खा सकेंगे? इस काले पत्थर की कोठी से हमारा कौन सा अनैतिक संबंध है? इस कोठी के दरवाजों पर हमारा कहां संबंध है? इस पटेल की हम कौन सी संतानें हैं? पटेल से जन्म लेकर भी इस कोठी में हमें क्यों नहीं रहने दिया जाता? ये खानदानी दीवारें क्यों नहीं स्वीकार करती मुझे? ये कोठी मौन क्यों है? ये गूंगी क्यों हो गई है? इसकी जीभ कहां लापता हो गई है? काका की पत्नी ने चाय दी। उसके माथे पर त्योरें चढ़ी हुई थी, केवल गुस्से से देख रही थी। लोहे के टोकरी में 3 कप चाय उडेली गई। मैं एक बड़ी टोकरी उठा नहीं पा रहा था, दोनों हाथ कांप रहे थे। उस से चाय पी नहीं जा रही थी, पर पी गया। मां को पीतल के गिलास में चाय दी गई। नागी चाय के लिए रो रही थी, पर इतने बड़े बर्तन से चाय कैसे पी सकती थी? तो बहुत अच्छा जिक्र किया है काका की ब्याहता पत्नी का, और लिम्बाले जी ने अपनी मां का, दोनों की तुलना। और यहां पर एक नारी वेदना का मैं जिक्र करना चाहूंगी बतौर स्त्री होते हुए, कि जिस दलित समाज की स्त्री के ऊपर बलात्कार किया जाता है उसका कोई कसूर नहीं होता, फिर भी उसको वो सहना पड़ता है, चुप रहना पड़ता है। लेकिन वहीं पर
जो सामाजिक रीति रिवाजों के साथ ब्याह कर स्त्रियां लाई जाती हैं, उनका भी क्या कसूर होता है कि उनके पति उन्हें छोड़कर बाहर निकल जाते हैं। तो दोनों ही स्थिति में स्त्री चाहे अनैतिक संबंधों से उसे अपने पास रखा गया हो या ब्याहता स्त्री हो, दोनों ही सूरतों में स्त्री की दशा दयनीय ही है। ब्याहता होकर भी, सामाजिक बंधन होते हुए भी उसकी स्थिति भी परित्याग कर दिए जाने वाली स्त्री से कोई बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है। तो यहां पर भी एक पुरुष मानसिकता का पता चलता है कि सारे अधिकार सब कुछ पुरुषों के ही पास है, स्त्रियों के पास अपने लिए अपना कहने को कुछ भी नहीं है। मसामा को काका के घर की चाय मिल गई, काका के घर प्रवेश मिला, काका के पिता के पैर वे छू सकी, काका की पत्नी ने खुद चाय बनवाकर दी। मसामा को ये सारी बातें कितनी महत्वपूर्ण लगती, बड़े अभिमान से वे पूरी बस्ती को कहती। मुझे अक्सर उनसे सुनी एक कहानी याद आती। अब वे कहानी क्या है, आगे के प्रसंग में शरण कुमार लिम्बाले जी उसका डिस्क्रिप्शन देंगे, लेकिन उनकी मां की ये खुशी उन्हें बहुत बेमानी लगती। एक थी महारिन, उसे जाना था बाजार, सज धज कर निकली, पर नारियल का तेल नहीं था बालों में सजाने के लिए, इसलिए उसने मृत पशु की चर्बी गलाकर लगवाई। महारिन निकली बाजार में, मांग भरकर पशु की चर्बी लगाने के कारण सिर पर मक्खियां भिन भिना रही थी। वह खरीद फरोख्त कर रही थी, सिर पर मक्खियां भिन भिनाने के कारण सारे लोग उसके सिर की ओर ही देख रहे थे। गांव के पटेल ने भी उसकी ओर गौर से देखा। महारन ने समझा पटेल मेरी ओर देख रहा है, मेरी ओर आकृष्ट हुए हैं। वह भीतर ही भीतर बहुत खुश हो गई। रात में वह घर नहीं गई, पटेल के घर गई। पटेल की पत्नी ने जूठन परोसी, रात में पटेल की कोठी के सामने ही सो गई। सोच रही थी कि पटेल रात में आएंगे उठाएंगे, वह सो गई। पटेल के कुत्ते को उसके सिर पर की चर्बी की गंध का एहसास हुआ, वह सूंघते हुए वहां आया, उसके बाल खींचने लगा। महारन को लगा कि पटेल ही आए हैं। नींद में खुश होकर कहने लगी, छोड़ो भी, जबरदस्ती क्या है, मैं तो आई ही हूं उसलिए। अक्सर मसामा मुझे या नागी को काका को बुला लाने के लिए भेज देती। तो जो कहानी उन्होंने सुनाई वो उनकी मां के संदर्भों में ही सुनाई है कि उनकी मां की खुशी बिल्कुल बेमाने है, बिल्कुल वैसी ही है जैसे सर पे चर्बी चिपोड़ लेने वाली महारन की खुशी है। अक्सर मसामा मुझे या नागी को काका को बुलाने लाने के लिए भेज देती। हम डरते, काका 10-20 की बैठक में बैठते थे, उन्हें कैसे संदेशा दें। मां कहती धीरे से काका की चप्पल चुरा ले आओ। ठीक है कहकर हम निकलते, पर हिम्मत नहीं होती। काका जब तक नहीं आते मां छटपटाती, सोचती ये भी मुझसे ऊब गए हैं क्या। तो यहां पर उनके मां की छटपटाहट किसी वासना के चलते नहीं थी, उनकी वो छटपटाहट इस सोच के चलते थी कि कहीं पटेल जो है या पाटिल जो भी इनका नाम है, काका जी ने ये कह रहे हैं, यदि उनका मन इनकी मां से उकता गया तो वे अपने भरे पूरे परिवार का लालन पालन कैसे करेंगी। तो ये छटपटाहट जो है वो दैहिक नहीं है, मानसिक छटपटाहट है। काका दलित बस्ती में आने से घबराते, बस्ती के और लोग क्या कहेंगे इससे भय खाते। हमारे घर आते समय 2 को साथ ले आते, अकेले आते तो बंदूक के साथ। काका आए कि मसामा रूठ कर बैठ जाती। काका समझाते मनाते, व्यस्तता के कारण आ ना सका ऐसा कहते, अनेक कारण बतलाते, फिर दोनों हंसने लगते। काका हमारे घर में पूरी तरह रमते नहीं थे। मसामा काका से डरती थी। एक के बाद एक 6 बेटियां हुई, लड़का नहीं। मसामा को बेटा चाहिए था, आखिर में हुआ। मसामा ने झगड़ना शुरू किया। काका बात को टालते। मसामा कहती, तेरी मृत्यु के बाद मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे नाम कुछ तो लिख दे, 6-7 बच्चे जने हैं तेरे साथ मैंने। झगड़े के बाद काका घर आते ही नहीं थे, जनी के घर जाकर रुकते। जनी काका की पहली रंडी। क्षमा कीजिएगा, हर बार इस तरह के शब्दों को पढ़ते वक्त मैं थोड़ा असहज महसूस करती हूं। इस पुस्तक का चुनाव करने से पहले मैंने इसे पढ़ा था आधा और दोबारा रीडिंग करी थी समझने के लिए, तो जानते बूझते मैंने इस पुस्तक का चुनाव किया था, लेकिन फिर भी मैं असहज हो जाती हूं इस तरह के शब्दावली को पढ़ते वक्त, एक स्त्री होने के नाते। गोंधली जमात की
काका ने उसे शुद्ध कर दिया, उसके गले में लिंग भी डाल दिया, उसे गुरु भी दिला दिया। वह लिंगायतों की तरह रहती, शिवाय नमः कहती। काका का आना जब बंद होता तो मसामा का गुस्सा और चढ़ता, वह चिढ़ती। एक बार मसामा जनी के घर में घुसकर जनी को पीट चुकी थी, और एक बार तो वह बंबई भी चल दी थी। कमलाक्का ने उन्हें बीच रास्ते में ही वापस ले आई। वे उनकी जो सहेली का जिक्र वे करते हैं, जो बचपन में लिम्बाले जी को उठाकर चल देती थी भीख मांगने, वह अगर गई होती तो आज हम मसामा की भड़वेगिरी करते। अंततः काका ने मसामा के नाम पर 2 एकड़ जमीन कर ही दी। तो इस तरह की बातें उन्होंने अपने मां के संदर्भ में जरूर कही हैं। तो इसी से अंदाजा लगता है कि उनके आसपास का परिवेश कितना अश्लील रहा होगा कि इन सब चीजों के अलावा उन्हें कुछ और सूझता ही नहीं था। संता माई जचकी करती। गांव की किसी स्त्री के पेट में दर्द उठता तो उन्हें बुलाया जाता। संता माई जाती, कुछ अनाज मिल जाता। रात में किसी भी समय बस्ती पर लोग आते, आवाज देते। संता माई नींद से उठती, रात भर जचकी के लिए जागती। सवेरे मैं खुद को अनाथ महसूस करता, क्योंकि वे अपनी नानी के ही पास सोया करते थे। संता माई गर्भवती स्त्रियों के पेट पर तेल लगाकर मालिश करती। भीतर बच्चा सीधा नहीं होता तो उसे मालिश से सीधा करती। भीतर हाथ डालकर बच्चे का सिर पकड़ती, बच्चे को खींचकर बाहर निकालती। मैं देखने जाता तो यह पुरुष है कहकर मुझे भीतर छोड़ते नहीं थे। प्रसूति के बाद संता माई का आंचल अनाज से भरा जाता, चूड़ियां तथा ब्लाउज के लिए पैसे दिए जाते। इस काम से निपटकर जब संता माई घर लौटती तो मैं उन्हें टोकरी देता। आंचल का अनाज मैं उसमें डालती, ना किसी को छूती और ना किसी को छूने देती। कंगन फोड़ डालती, मसामा पानी गर्म करती, फिर संता माई सिर पर से नहाती। घर में जर्मन के 2 कड़े थे, उन्हें हाथ में डाल लेती। कंगन पहनती तो किसी की प्रसूति की बारी आती, फिर कंगन फोड़ डालती। संता माई का पति जब गुजर गया तब मैं खाना खा रहा था, किसी ने खबर दी। संता माई जोर जोर से रोने लगी। संतति नहीं हो रही थी, इसीलिए पति ने उन्हें छोड़ दिया था और दूसरा विवाह कर लिया था। बच्चे हुए, संता माई झोपड़ी में रहने लगी। आज पति की मृत्यु की खबर सुनकर वे रोने लगी। इस बीच मसामा भी आई, दोनों और रोने लगी। नागी निर्मी भी रोने लगी। तो अजीब स्थिति है, अजीब मानसिकता है। मैं इसका छोर पकड़ नहीं पाती हूं कि पति को छोड़ दिया है, पति ने भी इन्हें छोड़ दिया है, और पति ने अपना अलग रिश्ता बना लिया है और संता माई ने भी अपना अलग रिश्ता बना लिया है। उसके बावजूद इस तरह का रोना बिलखना, मैं इस मानसिकता को समझ नहीं पाती हूं, पकड़ नहीं पाती हूं स्त्रियों की। जब कोई लगाव ही कहीं से नहीं है तो ये मेरे लिए एक दिखावा मात्र लगता है। क्षमा कीजिएगा, पर मैं ऐसा ही सोचती हूं। दादा हमाली कर रहे थे, वह भागते हुए आए, हमाली से इकट्ठे पैसे संता माई को दे दिए। उसी बस में संता माई पति की अंतिम क्रिया के लिए निकल गईं। शाम को दादा चावल लेकर आए, हम दोनों ने पकाए खाए। उस दिन दादा ने शराब नहीं पी, मुझे निकट लेकर सो गए। मुझे जन्म देने वाले पिता की तरह मुझे दादा लगे, पर हम दोनों एक ही रक्त के लग रहे थे। दादा के प्यार में किसी भी धर्म की गंध नहीं आ रही थी। तो प्रेम बहुत निश्चल होता है। इससे पहले भी जो प्रसंग थे, यही बात मेरा कहने का मेरा मतलब था कि इस निश्चल रिश्तों को कितनी सहजता से स्वीकार कर लिया जाता है दलित समाज में। तो उसमें मेरा मतलब अनैतिक रिश्तों को नैतिक घोषित करना नहीं था, मैं उसके भी खिलाफ हूं। संता माई पति की अंतिम क्रिया और सारे अन्य कर्म कांड करके लौटी। उस दिन जैसे ही वे बस से उतरी, दादा ने उन्हें चाय पिलाई। संता माई अपने साथ बसु मामा को ले आई थी। बसु मामा संता माई की सौत का लड़का, पारा में शिक्षक है, 2 दिन के लिए बुला लाई थी। बसु मामा को साथ ले आने के कारण संता माई ने दादा से कहा कि वे अगले 2 दिन घर ना आए। दादा स्टैंड पर ही रहते। बसु मामा बाहर निकलते कि दादा धीरे धीरे से आते, खाना खाकर निकल जाते। एक दिन दादा की स्थिति रंगे हाथों पकड़े गए चोर की तरह हो गई। संता माई आतंकित हो गई। बसु मामा ने पूछा, ये सज्जन कौन है? संता माई ने कहा, हमारी पहचान के हैं, इनका कोई नहीं है, हमारे पास ही रहते हैं, हमाली करते हैं, परदेसी हैं। दादा अधपेटे ही वहां से खिसक गए। तो यहां पर फिर मुझे ये मानसिकता समझ नहीं आती कि समाज में क्यों सारे अधिकार पुरुषों को ही दिए जाते हैं।
वसु मामा जिनका यहाँ पर जिक्र है वह इनकी संता माई की सौत के बेटे हैं। उन्हें ये बिल्कुल भी कतई हक नहीं पहुंचता कि वे अपनी सौतेली माँ से ये पूछें, या उन्हें ये तो मालूम ही होगा कि संता माए कौन है, क्या है, अब कहाँ रह रही हैं और किसके साथ रह रही हैं। क्या मैं सोचती हूं कभी इस तरह के पुरुष अपने पिता से पूछते होंगे कि क्यों छोड़ा पहली मां को। तो सारे अधिकार जो है वो पुरुषों के ही हाथों में है और स्त्री हर हालत में आतंकित रहती है। इतनी स्वच्छंद होते हुए भी संता माए इतनी आतंकित है अपने सौतेले बेटे से। हमारे गांव में 7वीं कक्षा तक ही स्कूल था। 8वीं के लिए मैं चुंगी नामक गांव में जाने लगा। हाई स्कूल में निःशुल्क पढ़ाई के लिए प्रार्थना पत्र देना पड़ता था। उसमें मां अथवा पिता तथा सरपंच के हस्ताक्षर जरूरी होते थे। उसके पूर्व अभिभावक के स्थान पर अंगूठे के निशान मैं ही लगाता रहा था, पर सरपंच के हस्ताक्षर की दिक्कत आती। अभिभावक की जगह मैंने मसामा का नाम लिख दिया, क्योंकि हणमंता से मां का विधिवत विवाह नहीं हुआ था। हणमंता ने मसामा से संबंध तोड़ दिए थे। इससे पूर्व के पति ने मसामा से तलाक ले लिया था। हणमंता मसामा को अपनी रखैल बनाकर रख चुका था। गांव के जमींदार तथा पटेल दलित स्त्रियों को रखैल बनाकर रख लेते हैं। प्रत्येक गांव में ऐसा एक घर होता ही है। इसका जिक्र पहले के प्रसंगों में भी है। इन रखैलों से जन्मे बच्चों को हक का पिता नहीं मिलता। जमींदार को बाप कहने की हिम्मत उनमें नहीं होती, क्योंकि बाप बेटों में अनंत दरारें होती हैं। मसाई हणमंता लिम्बाले। अभिभावक के स्थान पर यह नाम लिखना मुझे ठीक नहीं लग रहा था, क्योंकि हणमंता और मां के विच्छेद को 8-10 वर्ष बीत चुके थे। अब मसामा किसी पटेल के यहां है। एक मालिक से दूसरे मालिक के पास रहन में पड़े रहना, दूसरे से तीसरे की ओर उपभोग्य वस्तु की तरह पड़े रहना, ये कैसी जिंदगी है। ये तो जिंदगी पर जुल्म है। फीस माफी के कागज लिए हम 7-8 दलित लड़के सरपंच के यहां गए। उसने सब की अर्जियां ली, सब पर हस्ताक्षर कर स्टैंप लगवा दिए, पर मेरी अर्जी उसने अलग रख दी। मेरी अर्जी पर वह हस्ताक्षर नहीं कर रहा था। मैं लाल पीला हुआ, आवेश में कुछ लगा। इतने में मुल्ला गुरुजी आए। उन दोनों के बीच बातचीत हुई। मुल्ला गुरुजी मेरी ओर से ही बोल रहे थे। सरपंच हस्ताक्षर करने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि सरपंच की उत्सुकता थी मसाई का पति कौन है, इस बच्चे का बाप कौन है। मसाई हणमंता को मैं पहचानता ही नहीं, तो फिर हस्ताक्षर क्यों करूं। अगर ऐसी ही बात है तो अभिभावक के रूप में संता माए बाल शंकर लिख देंगे, तब तो चलेगा। पर सरपंच को यह भी मान्य नहीं था, क्योंकि संता माए महमूद नामक मुसलमान के साथ रहती हैं। बड़ी मुश्किल है। सरपंच कह रहा था मैं इसे पहचानता नहीं। तो रिश्ते इतने ज्यादा उलझे हुए थे, कई तरह के मतलब फ्रंट पर एक साथ लिम्बाले जी को उपस्थित रहना पड़ रहा था। मैं मनुष्य था, सिवा मनुष्य शरीर के मेरे पास था ही क्या। यहां इस देश में मनुष्य जाति, बिरादरी और धर्म से पहचाना जाता है, बाप से पहचाना जाता है। और मेरे पास बाप का नाम नहीं, धर्म और जाति नहीं, ना मैं किसी बाप का उत्तराधिकारी हूं। मुल्ला गुरुजी ने बहुत समझाया, इसलिए सरपंच ने हस्ताक्षर किए। मैं चिढ़ गया था। क्या प्रत्येक व्यक्ति इस बात की गारंटी दे सकता है कि वह ही अपने कथित बाप का बेटा है? किसने देखा है अपने बीजाधारण को? किसने देखा है अपने जन्म से पूर्व ही मां के संभोग को? तो ये वे सारे विचार हैं जो लिम्बाले जी को इन सब परिस्थितियों पर सोचने के लिए मजबूर करते होंगे। तो काफी दारुण स्थिति है। बाकी भी हमने आत्मकथाएं पढ़ी हैं, लेकिन स्थिति इतनी खराब हमने नहीं पढ़ी अब तक। मैं घर आया। मसामा दरवाजे पर ही बैठी हुई थी। मैं उन्हें देखकर रोने लगा। वह अपमान मेरे लिए असह्य था। मां ने मुझे चूम लिया। 2 उल्काएं एक दूसरे की बाहों में गिर गईं। दूसरे दिन निःशुल्क पढ़ाई की प्रार्थना पत्र लेते हुए कक्षा अध्यापक ने पूछा, तेरे पिता नहीं है क्या? मर गए हैं? तेरी मां नहीं है क्या? मर गई है? मेरे गांव के लड़के मीरी और गिद्ध जैसी आंखों से देख रहे थे। बहुत बड़ी
आंधी के बाद की शमशान सी शांति कक्षा में फैल चुकी थी। अपनी भीतरी आंधी में मैं खो गया था, डोर टूटी पतंग की तरह। मसामा से पूछ रहा था, बाप के नाम के स्थान पर क्या लिखूं? मेरे पिता कहाँ रहते हैं? मेरे पास क्यों नहीं आते? काका मेरे कौन लगते हैं? काका तेरे कौन लगते हैं? नागी निर्मित किनके हैं? मैं उनका कौन हूं? मसामा कुंती की तरह खामोश हो जाती। ऐसे समय मुझे कर्ण नजदीक का लगता, भाई लगता। कई बार मैं ही कर्ण हो जाता। नदी के प्रवाह में बहने लग जाता, दूर, काफी दूर, गहरे, बहुत गहरे, अपने ही भीतर। मसामा कटुता से कहती, कह दे गुरुजी से तेरी मां पटेल की रखेल है। मुझे बहुत खुशी होती, कल मैं गुरुजी से कहूंगा ही। मुझे रखेल शब्द का अर्थ ही मालूम नहीं था। मुझे वह शब्द पिता की तरह लगा, पर मुझे क्या मालूम था कि इस शब्द के पीछे जहर छिपाया गया है। व्यभिचारी योनि छिपी है। इस योनि के प्रचंड महाद्वार में कौन प्रवेश करेगा? तो बहुत मार्मिक चित्रण किया है अपनी स्थिति का। जो स्थिति से गुजरा नहीं, उसके लिए स्थिति को समझना, उस मानसिकता को समझना बेहद दुष्कर है। तो आज का ये एपिसोड हम यहीं विराम करते हैं। अगले एपिसोड में आपसे फिर भेंट होगी। तब तक आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।